जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है मार्च की पेंशन के बारे में कि मार्च की पेंशन आपको कब तक मिलेगी। तो दोस्तों एक मैसेज मैं आपको समझाऊंगा, क्या वो मैसेज सही है गलत है, कब आपको मार्च की पेंशन मिलेगी, कितना परसेंट डीएडीआर इंक्लूड होगा मार्च की पेंशन पे। तो एक मैसेज दिखाकर आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है वेतन आयोग के द्वारा आपसे 18 सवालों के जवाब मांगे हैं 8 CPC पर, और दोस्तों आपको 18 सवालों के जवाब देने हैं 16 मार्च 2026 तक। आपको भी जवाब देने हैं और जो दूसरे संगठन है, यूनियन संघ है, उनको भी जवाब देना है। तो दोस्तों जेसीएम के द्वारा, जेसीएम के टीम्स के मेंबर के द्वारा या फिर शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा 18 सवालों के जवाब दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, जेसीएम ने 18 सवालों के जवाब दे दिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है डीएडीआर के बारे में। क्या 8 CPC में डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज होना चाहिए इन्फ्लेशन को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए? तो दोस्तों यह सवाल पूछा गया था। अब दोस्तों जेसीएम ने क्या उत्तर दिया है, क्या डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज होना चाहिए 8 CPC में? जैसा आपको पता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ता, 2 से 3%, 4% तक ही बढ़ता है। जैसा आपको पता है 7 CPC में अभी आपका डीएडीआर सिर्फ 60% होगा जनवरी 2026 से, ज्यादा आपका डीएडीआर नहीं है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों क्या 8 CPC में फॉर्मूला चेंज होना चाहिए डीएडीआर का? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जवाब क्या दिया है जेसीएम ने, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं मार्च की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है मार्च की पेंशन के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, क्या यह मैसेज सही है गलत है। मैसेज में क्या लिखा है? मार्च पेंशन का मैसेज। मार्च महीने की स्पर्श पेंशन आमतौर पर अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा की जाती है, जो मानक बैंकिंग प्रक्रिया का पालन है, जिसके अनुसार मार्च का भुगतान वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद किया जाता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने मार्च की पेंशन की अपडेट दी है। इन्होंने बताया है कि मार्च की पेंशन आपको मिलेगी अप्रैल में, यानी 1 से 2 तारीख के बीच में, क्योंकि एज यूजुअली जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है उनको अपना काम निपटाना होता है 31 मार्च तक। तो इस वजह से मार्च की पेंशन वो मार्च में नहीं देते, इस वजह से आपकी मार्च की पेंशन शिफ्ट हो जाती है अप्रैल में। तो दोस्तों इन्होंने जानकारी दी है कि जो आपकी मार्च की पेंशन है उसका भुगतान होता है अप्रैल में, जबकि सामान्य महीनों में भुगतान अंतिम कार्य दिवस तक हो जाता है। जैसा आपको पता है सिर्फ मार्च की ही पेंशन आपको अप्रैल में देखने को मिलती है, बाकी जो और महीने हैं उसकी पेंशन आपको उसी महीने लास्ट में देखने को मिलती है। जैसे कि जनवरी की पेंशन 31 जनवरी को, या फिर फरवरी की पेंशन 28 तारीख को। बाकी जितने भी महीने हैं उस महीने की पेंशन आपको महीने के लास्ट डे में मिलती है, लेकिन मार्च की पेंशन आपको दी जाती है सिर्फ अप्रैल में। मार्च माह की पेंशन स्पर्श पेंशनर्स को 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच दी जाएगी, डीए 58% के साथ। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये मैसेज कोई गलत मैसेज नहीं है। जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, बिल्कुल सही मैसेज है, इसमें कोई जानकारी गलत नहीं है। इन्होंने बता दिया कि जो आपकी मार्च की पेंशन मिलेगी
वो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच दी जाएगी, वो भी डीएडीआर 58% के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी आपका डीएडीआर 60% अप्रूव नहीं हुआ है, तो इस वजह से मार्च की पेंशन आपको मिल पाएगी 58% डीएडीआर के साथ, वो भी 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में। और यह भी पॉसिबल है कि आपके पास एडवांस मैसेज आपको मिले कि 1 अप्रैल को आपको पेंशन दी जाएगी इस पर्च के द्वारा। तो दोस्तों दोपहर बाद से 1 अप्रैल से ही आपके खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी, वो भी मार्च की। तो दोस्तों जानकारी बिल्कुल ठीक है, जानकारी में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो दी गई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है कुछ सवाल जो वेतन आयोग ने पूछे हैं आपसे। अब दोस्तों 18 सवालों में से एक महत्वपूर्ण सवाल है डीएडीआर के बारे में, जिसका आंसर दिया है जेसीएम ने। अब सवाल क्या है? महंगाई भत्ते के बारे में। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ और यह 1/1/2016 से लागू हुआ। बिल्कुल यह सत्य है, 1/1/16 से ही हमें 7 सीपीसी का फायदा मिला था। तब से लेकर अब तक पिछले दशकों की तुलना में मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग बता रहा है, सरकार बता रही है कि 1/1/16 के बाद से जो इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति की दर है, उसमें कमी आई है। अगर हम डीएडीआर को देखें, यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, एआईसीपीआई में भी परिलक्षित होता है। इसका असर एआईसीपीआई के जो आंकड़े आते हैं उसमें भी असर देखने को मिलता है, जिसका उपयोग महंगाई भत्ता डीएडीआर की गणना के लिए किया जाता है। जैसा आपको पता है सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े आते हैं, एआईसीपीआई के आंकड़े आते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा डीएडीआर तय किया जाता है। अब दोस्तों यहां पे सवाल क्या पूछा ये आप समझिए, जो वेतन आयोग ने सवाल पूछा है, जो भारत सरकार ने सवाल पूछा है। अब सवाल क्या है? क्या 8वें वेतन आयोग को एक हाइब्रिड इंडेक्सेशन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो मुद्रास्फीति से सुरक्षा करेगा और औपचारिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि के रुझानों दोनों को ध्यान में रखे? जी हां दोस्तों, सवाल है कि 8वें वेतन आयोग को एक हाइब्रिड इंडेक्सेशन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हाइब्रिड इंडेक्सेशन का मतलब है कि दो इंडेक्स, दो चीजों से मिलकर एक चीज बनना, उसका मतलब होता है हाइब्रिड। और यहां पे पूछा है हाइब्रिड इंडेक्सेशन, यानी दो इंडेक्स से लिया गया डाटा क्या डीएडीआर के फॉर्मूले में अपनाना चाहिए, 8 सीपीसी में अपनाना चाहिए? प्रत्येक घटक के लिए कितना अनुपात उचित रहेगा? जी हां दोस्तों, सवाल है कि प्रत्येक घटक के लिए कितना अनुपात, कितना रेशो होना चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? फिर क्या पूछा है? अगले 10 वर्षों में मुद्रास्फीति सीपीआई में वृद्धि को लेकर आपकी क्या अपेक्षा है? यानी अगले 10 वर्षों में इन्फ्लेशन जो है, जो सीपीआई है, उसमें जो वृद्धि होगी उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब दोस्तों इसका जवाब क्या दिया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जेसीएम के सदस्यों ने, यह मैं आपको समझाता हूं। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए जीवन रेखा है जो उनकी वास्तविक आय को मुद्रास्फीति से कुछ हद तक सुरक्षित रखता है। यानी जो सैलरी पे, पेंशन पे आपको डीएडीआर दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है, एक अतिरिक्त फायदा मिलता है डीएडीआर का। महंगाई भत्ता एआईसीपीआई औद्योगिक श्रमिक सूचकांक, जिसका उपयोग वर्तमान में महंगाई भत्ता गणना के लिए किया जाता है, जो एआईसीपीआई का सीपीआई का डाटा आता है, आंकड़े आते हैं, उसके हिसाब से आपका डीएडीआर की गणना की जाती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक मुद्रास्फीति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। यानी इन्होंने बताया, जेसीएम ने बताया कि महंगाई के हिसाब से डीएडीआर नहीं बढ़ता। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका असर आंकड़ों पे सही ढंग से नहीं पड़ता, जिसकी वजह से डीएडीआर भी ज्यादा नहीं बढ़ता। सीपीआई बास्केट में कई वस्तुओं का मूल्य रियायती या फिर राशन दरों पर निर्धारित किया जाता है। यानी जो सीपीआई की बास्केट है, यानी जो बास्केट है जिसमें प्रोडक्ट्स है, आइटम्स है, जो उसकी कीमतें हैं, वस्तुओं का मूल्य दरों पर निर्धारित किया जाता है। जबकि कर्मचारी और पेंशन भोगी खुले खुदरा बाजार में
काफी अधिक कीमतों पर सामान खरीदते हैं। जो पेंशनर से कर्मचारी है, अगर वो मार्केट में चले जाते हैं तो वहां पर मूल्य बहुत ज्यादा है, जो वस्तु के दाम है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका असर आंकड़ों पे दिखाई नहीं दिया जाता। जो आंकड़े आते हैं सीपीआई के, इन्फ्लेशन के, एआई7 के, वो आंकड़े कुछ और कहते हैं, जिस वजह से डीएडीआर में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए एक अधिक यथार्थवादी सूचकांक प्रचलित खुदरा बाजार कीमतों या फिर सरकारी सहकारी उपभोक्ता स्टोरों की दरों पर आधारित होना चाहिए। यानी जो मार्केट का मूल्य है, यानी जो मार्केट में जो वस्तु है उसका मूल्य है, उसके आधार पर आंकड़े निर्धारित होने चाहिए। खुदरा महंगाई के जो वास्तविक आंकड़े लिए जाते हैं वो उस हिसाब से नहीं लिए जाते जिससे हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों साफ यहां पे जेसीएम ने कह दिया है कि जो मार्केट में महंगाई है उसके हिसाब से वो आंकड़े लिए जाए डीएडीआर की कैलकुलेशन के लिए। उसका असर एआई7 के आंकड़ों पर पड़ना चाहिए, सीपीआई के आंकड़ों पर पड़ना चाहिए, जो अभी तक नहीं पड़ता। कोविड-19 महामारी के बाद मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई है। जी हां दोस्तों, जेसीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। विशेष रूप से आवास जैसे कि घर जहां हम रहते हैं, फिर परिवहन, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, चिकित्सा खर्चे, मेडिकल से जुड़ी चीजें। चौथे और छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के उपभोग पैटर्न को दर्शाने वाले एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की सिफारिश की थी। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि चौथे और छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के उपभोग पैटर्न को दर्शाने वाले एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की सिफारिश की थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी का पैटर्न बनाने के लिए सिफारिश करी थी। हम किसी भी हाइब्रिड इंडेक्सेशन दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। जी हां दोस्तों, सरकार ने पूछा, वेतन आयोग ने पूछा, क्या 8 CPC के लिए, डीएडीआर के लिए क्या हाइब्रिड इंडेक्सेशन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए सरकार के द्वारा? तो दोस्तों जेसीएम ने यहां पे मना कर दिया कि हमें हाइब्रिड इंडेक्सेशन सिस्टम नहीं चाहिए, यानी दो अलग अलग इंडेक्स सिस्टम हमें नहीं चाहिए, दो अलग अलग इंडेक्स से निकाले गए आंकड़े हमें नहीं चाहिए, यानी कि हाइब्रिड इंडेक्सेशन सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति से सुरक्षा कमजोर हो सकती है। जी हां दोस्तों, साफ मना कर दिया हाइब्रिड इंडेक्सेशन सिस्टम को अपनाने के लिए। हमारा प्रस्ताव है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को वास्तविक वेतन की सुरक्षा और आय में कमी को रोकने के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सिफारिश करनी चाहिए। यानी सीपीआई के जो आंकड़े आते हैं वो संतुष्टित आंकड़े नहीं है, तो उसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अलग से सिफारिश करी जाए, जिससे महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ सके। उसके हिसाब से फिर कर्मचारी की सैलरी या फिर पेंशन में डीएडीआर को इंक्लूड करा जा सके। तो दोस्तों साफ इन्होंने कह दिया कि हमें हाइब्रिड इंडेक्सेशन दृष्टिकोण नहीं चाहिए, हमें हाइब्रिड इंडेक्सेशन सिस्टम नहीं चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अलग सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सिफारिश करी जाए वेतन आयोग के द्वारा, जिससे महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर इंक्लूड करा जाए, महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़ सके। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि यहां पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया है डीएडीआर के बारे में, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि इन्होंने डिमांड करी है। मैं भी इनके उत्तर से सहमत हूं। क्या आप इनके आंसर से सहमत है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हम भी यही चाहते हैं कि मार्केट में जो वस्तु हैं उनकी जो कीमतें हैं, हाई कीमतें हैं, उसके हिसाब से वो डाटा इंक्लूड किया जाए सीपीआई के आंकड़ों में, और उसके हिसाब से हमारा ज्यादा डीएडीआर बढ़ सके। जब डीएडीआर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका असर फिटनेस फैक्टर पे भी पड़ेगा। चूंकि हमारा डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ 60% है जनवरी 2026 से, इस वजह से फिटनेस फैक्टर भी कहीं ना कहीं कम बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि दो इन्होंने उत्तर दिया है, जो उन्होंने जवाब दिया है, इसका पालन करे वेतन आयोग या फिर सरकार, डीएडीआर को ज्यादा बढ़ाए। तो दोस्तों इनके जवाब से मैं सहमत हूं। आपका अपना विचार क्या है, सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लेंगे।
कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी बराबर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।